हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू में आज हम 8 अगस्त का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड रनिंग बिटवीन विच स्टेट्स। तो ये देखो, आपका जो कल है वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ, यानी 7 अगस्त को फर्स्ट जो आपका किसान रेल स्टार्ट हुआ। ये आपका जो है महाराष्ट्र से बिहार की ओर, ठीक है ना, महाराष्ट्र से बिहार। ये देवलाली, महाराष्ट्र में देवलाली है, ठीक है, देवलाली। और बिहार में तुम एमएच में, महाराष्ट्र में देवलाली और दानापुर बिहार, दानापुर बिहार। ये देखो, इस टाइप का जो चलेगा और आगे चलेगा। ये फर्स्ट स्टार्ट ऐसा किया गया है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने व्यापार माला हमने एक देखा था, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन एक दिन व्यापार माला देखा। व्यापार माला क्या था कि वो आपका पंजाब से और त्रिपुरा लेकर के गया, और ये इसमें जो है, ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान रेल स्टार्टेड। इसका मतलब है कि किसानों से संबंधित चीजों को, यानी कि जो पेरिसेबल आइटम है, जो आइटम खराब हो जाता है, जैसे सब्जी, आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ए लॉट ऑफ चीजें हैं, जैसे वेजिटेबल वगैरह। वेजिटेबल यदि टाइमली पहुंच जाता है तो दोनों को फायदा होता है। एज ए कंज्यूमर को भी ताजी सब्जियां मिल जाती है, फल मिल जाते हैं, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, उन किसानों को भी ये फायदा होता है। तो ये आपका महाराष्ट्र से बिहार कल स्टार्ट हुआ। ये आपका महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर के बीच। नेक्स्ट का रहा, विथ रेफरेंस टू आईटीईआर प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईटीईआर आपका इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, ठीक है ना। तो आपका ये है, इट विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू प्रोड्यूस नेट एनर्जी। देखो, सबसे पहले इसमें समझो, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई, टू स्मॉल न्यूक्लियाई मिल करके वन लार्ज न्यूक्लियाई बनाएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन मिल करके आपका हीलियम बनाता है। सन में जो, इसे संलयन कहते हैं। तो सूरज में जो है, सूरज में जो है एनर्जी जो सन से निकलता है, वो फ्यूजन के द्वारा ही निकलता है। एक आपका होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी निकलता है, वो आपका फिजन होता है। यूरेनियम, यानी कि 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम 235 या 90 यूरेनियम 238, ये ब्रेक होता है और बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। या इसी ढंग से है थोरियम है, ये सारे जो हैं, ठीक है। तो उससे आपका ब्रेक होकर के जो एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आपने फॉर्मूला सुना है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर, एम इक्वल टू मास, यानी कि मास जो लॉस होता है, और सी आपका जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्विवेलेंट आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो जो आपका फ्यूजन है, फ्यूजन में अब तक जो फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, अब तक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें एनर्जी नेट नहीं निकल रहा था, उसमें इनफैक्ट लगाना, जैसे जस्ट इमेजिन करो, ये अपने आप में नहीं चलेगा। मान के चलो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने 10 यूनिट ऑफ एनर्जी लगाया, और सपोज ये 5 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो इसका मतलब नेट लॉस है ना, ये एनर्जी तो रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन आपने 10 यूनिट लगाया और ये 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब 40 यूनिट जो है वो नेट आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें जो है आईटीईआर में है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन होगा जिसमें से नेट एनर्जी निकलेगा। और यदि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर सक्सेसफुल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में तुरंत, इसमें देखो, ये कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें आपको तुरंत प्रॉफिट नहीं होने लगता है तुरंत ये। लेकिन इसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, और ये कोई एक देश ने नहीं, बहुत सारे कंट्री ने मिलकर के किया है। तो यदि ये सक्सेस हो गया तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। हाँ, इस महत्वाकांक्षी योजना का भारत भी भाग है, और भारत भी अपने आप में बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे मैग्नेट से लेकर के और कुछ कुछ चीजें जो है वो भारत भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, कोरबई इज अ टेक्सटाइल वेविंग टेक्निक फ्रॉम बीच स्टेट। तो कोरबई जो है वो आपका तमिलनाडु का जो है टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक है। उसमें से दो दो लेबरर्स रहते हैं, यानी दो
2 आपके कारीगर कह सकते हो उसमें, ठीक है ना? तो 2 वर्कर्स या आर्टिस्ट कह सकते हो या आर्टिजन्स कह सकते हो, ठीक है ना? जो भी ये तो वो 2 मिल करके उस पे वर्क करते हैं और ये कल का द हिंदू में आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट है, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? देखो प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ लेंडिंग जो है उसके अंदर यानी कि ये जो क्षेत्र हैं, बैंक्स जो अपने लोन देंगी तो 40% लोन जो होता है पीएसएल को देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। ये न्यूज में इस वजह से, ये तो पुराना ही है बहुत सारी, लेकिन ये न्यूज में इस वजह से था, जो कल का द हिंदू आप यदि पढ़ोगे, स्टार्टअप्स जो हैं उन्हें भी पीएसएल के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप्स हैं ये आपके अ, देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत योगदान दे रहे हैं। आज की डेट में देखो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो इनिशियली उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें लोन की ज़रूरत होती है ना, तो आप उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे लोन देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि जो 40% लोन है उनको ही देना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को तो हर कोई लोन देंगे, लेकिन किसी ने कंपनी अभी स्टार्ट किया है, किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी ने अपना फर्म स्टार्ट किया है, तो उसे लोन लेने में दिक्कत होती है। तो उनको प्रायोरिटी आधार पे उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी के अंदर यदि हम लोन देते हैं तो वो एडवांटेज होगा, तो वो स्टार्टअप्स को इसमें इंक्लूड करने का प्रोविजंस था, इस वजह से ये न्यूज में था। तो देखो फर्स्ट, अब देखो सारे में फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म से है, आप जान रहे हो कि एग्रीकल्चर जो है वो वैगरी विद मानसून, यानी कि मानसून के साथ जुआ, यदि मानसून अच्छा नहीं हुआ या अन्य प्रॉब्लम हुआ तो किसान को सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर पे आप कुछ भी करो या ना करो, मान के चलो आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तब भी आपका काम चलेगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि घर नहीं हो तब भी आप पेड़ के नीचे रह सकते हो, गुफा में रह सकते हो, कपड़े नहीं है तब भी आप रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना तो नहीं रह सकते हो। तो एग्रीकल्चर जो हमारा है कहीं ना कहीं ये दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है, तो इनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर, तो देखो एग्रीकल्चर आपका चार के चारों में है। एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा जो भविष्य की कुंजी है, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही ऐसे में टॉपिक में, तो आपका ये 1 और 4 तो सब में है। अब आपकी बात ये रही 2 और 3, तो एक में देखो 2 है, एक में 3 है, लेकिन तो एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाँ ये भी है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट ये भी है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब ये चीजें है कि देखो यदि कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत में वो डॉलर ला रहा है, और आपका जितना डॉलर आएगा वो उतना आपका कंट्री में अच्छा, एक तरह से सही है। इनफैक्ट देखो पूर्व गवर्नर, आपके एक्स आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा था कि हमारे रहते तक टाइम तक 750 यूएसडी हमारे पास होना चाहिए, बिलियन 750 बिलियन यूएसडी हमारे पास होना चाहिए एज ए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, 400 समथिंग तक ही पहुंच पाया था, 400 के आसपास तक। लेकिन हाल में जो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 500 प्लस बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। तो देखो इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट आप देखो तो अधिक से अधिक वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और वो अधिक से अधिक डॉलर लाएंगे हमारे लिए, तो अच्छा होगा। तो सेकंड भी हो गया। और थर्ड है हाउसिंग, हाउसिंग भी ये शामिल किया जा रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैं जिनको कि जैसे गरीब और या कुछ ऐसे लोग जो मध्यम मिडिल क्लास फैमिली है, तो उन्हें यदि आप प्रॉपर तरीका से लोन दोगे तो वो अपना घर खरीद सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना कि 2022 तक, यानी कि 2022 में जो है देश 75 साल ये हो जाएगा, ठीक है ना, देश के आजादी के 75 साल, तो उन 75 साल में सबके पास अपना रहने का घर होना चाहिए। तो ये चार के चारों जो होंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोन टू वैल्यू रेशियो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लोन। देखो लोन टू वैल्यू का मतलब होता है, मान के चलो कि 100 रुपी का यदि वैल्यू का गोल्ड है तो उसमें कितना लोन दिया जा सकता है, यानी कि 100 रुपी वैल्यू का आप गोल्ड बैंक को मोर्टगेज के तौर पे रखते हो तो कितना आपको लोन दिया जाता है। जैसे ममल्लापुरा ये दो तीन जो स्पेशल गोल्ड लोन के लिए ही है, तो उनको आप यदि देते हो बैंक्स या एनबीएफसी या ये सारी चीजें, तो कितना वो देते हैं, तो मान के चलो कि 100 का यदि आपको वैल्यू है तो कितना दिया जाता है। तो इसके पहले मान के चलो अभी 75 था, 75% यानी दिया जाता है, यानी 100 रुपी का आप गोल्ड देते हो तो 75 रुपी, लेकिन अब इसको 90 रुपी किया जा रहा है, ताकि जो है अधिक से अधिक लिक्विडिटी मार्केट में आए, और लिक्विडिटी मार्केट में अधिक आएगा तो अधिक लोग अपना एक्सपेंडिचर भी कर पाएंगे। और अभी क्या है, इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रहा है, तो स्लो डाउन में चल रहा है तो दो चीजें हैं, आइदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ और सेविंग को बढ़ाओ। तो दोनों चीजों के लिए पैसे चाहिए होगा, सेविंग के लिए भी पैसे, सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे चाहिए और ये एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे चाहिए।
तो यदि आप इसका रेशियो बढ़ा देते हो तो इसका मतलब लोगों को अधिक पैसे मिलेंगे, तो लोग मोटिवेट होंगे। मोटिवेट इन द सेंस कि यदि मान के चलो किसी के पास गोल्ड है तो 1 लाख का है, तो पहले 75,000 मिल रहा था, अब उसको 90,000 मिल रहा है, तो 15,000 एक्स्ट्रा होगा। इधर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या उसको एक्सपेंडिचर करेगा, एक्सपेंडिचर भी करेगा तो इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। तो इफ लोन टू वैल्यू रेशियो डिक्रीजेज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, ये गलत है। देखो, लोन टू वैल्यू रेशियो यदि बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो ये जो यदि डिक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होगा। इसका कारण देखो, ऐसे समझो, पहले 100 रुपी ले रहा था तो 75 रुपी ये हो रहा था, अब देखो यानी कि अब 90 मिल रहा है, तो 90 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, रूपी अधिक आवश्यकता हो रही है। हर कोई यदि बैंक में ले जाकर के अपना गोल्ड देगा तो लोन उसको मिलेगा, तो क्या होगा, रुपए का डिमांड आपका बढ़ेगा। तो जिस भी चीज का कीमत बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड से आप जानते हो, यदि डिमांड बढ़ रहा है तो उसका जो कीमत बढ़ेगा, तो रुपए का कीमत क्या है, उस पर पे होने वाला इंटरेस्ट है। तो यदि रुपए का डिमांड अधिक हो रहा है, पहले 75 था, अब 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यदि लोन टू वैल्यू रेशियो यदि कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, यदि लोन टू वैल्यू रेशियो इंक्रीज करोगे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मेकिंग चार्जेस इज नॉट इन, तो ये पहला गलत हो गया। मेकिंग चार्जेस इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड। हाँ, तो जैसे गोल्ड का आपने ज्वेलरी, आप ऐसे तो गोल्ड ईटा सब नहीं रखे नहीं रहोगे, आप मान के चलो कि ज्वेलरी उसे बना करके रखे हुए हो, कोई किसी भी फॉर्म में, आप रिंग के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में, कुछ के फॉर्म में भी आप बना करके रखे हुए हो, तो उसका जो मेकिंग चार्ज है, या फिर उस समय उस पर जो ज्वेलरी पे आपने टैक्स पे किया था, देखो ज्वेलरी पे टैक्स भी तो पे किया जाता है, तो सपोज जो प्रीशियस मेटल है उस पर 3% मान के चलो कि लग रहा है आपका टैक्स, तो वो टैक्स और उसका जो बनाने का चार्ज है, मेकिंग चार्ज है, उसके वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि जो वो मान करके चलेगा कि ये नॉर्मल गोल्ड है, ये गोल्ड का वो टुकड़ा है, ये नहीं कि आपने बहुत मेहनत से अपनी शादी में या गिफ्ट मिला था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मदर फादर ने दिया था, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू को सिर्फ इंक्लूड करेगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली। तो अभी देखो, जम्मू एंड कश्मीर के जो इसके पहले जो थे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी बनाया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका, ये तो हो गया उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम थे। तो नॉर्मली ये होता है कि जिस स्टेट के पर्सन बिलोंग करते हैं तो वो गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनाए जाते हैं। एक्सेप्शनल आज तक इंडियन हिस्ट्री में शायद दो ही रहा है। एक एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। एचसी मुखर्जी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी अपने मेंबर हुआ करते थे और वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के और वाइस प्रेसिडेंट वो हुआ करते थे ऐसी। तो एचसी मुखर्जी और कश्मीर, ये मैसूर के महाराजा, ये दो एक्सेप्शनल वैसे हैं। और अदरवाइज जनरली जो है वो उस स्टेट में गवर्नर या डिप्टी गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनाया जाता है। तो आपका ये उमर अब्दुल्ला भी, ये आपको जानना चाहिए, ये फैक्ट यदि आप जानोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अब देखो कलराज मिश्रा, तो मिश्रा जी अभी यहाँ है, दूसरी जगह आप विवादों में घिरे हुए हैं, ठीक है ना, ये में राजस्थान, राजस्थान वाले में, ठीक है। और मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा को अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानना चाहिए, अब तक जो भी जम्मू एंड कश्मीर में जे एंड के, तो जे एंड के पहले फुल फ्लेज्ड स्टेट था, फुल फ्लेज्ड स्टेट, यानी कि बीच में अभी बस लास्ट ईयर है। एक्चुअल में लास्ट ईयर जो आपका 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना, यानी कि दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इसके पहले गवर्नर हुआ करते थे और ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनफैक्ट देखोगे कि कुछ ही दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपके सत्यपाल मलिक, ठीक है, इसके पहले सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक जो थे वो कुछ दिन के लिए 14 महीने के लिए गवर्नर रहे थे और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन फिर इनको हटा दी करके और गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया था वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका कारण क्या था कि सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, गवर्नर से थोड़ा सा लोअर पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जो बंदा गवर्नर है तो उसके पोस्ट को डिक्रीज आप नहीं कर सकते हो, तो इट्स बेटर है उनको हटा दिया गया। अदरवाइज जो क्या था कि अब तक 73 ईयर्स के हिस्ट्री में
सिर्फ और सिर्फ सत्यपाल मलिक यानी कि 14 महीने तक जो कोई पॉलिटिशियन जो है वहां के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। अदरवाइज जो क्या होते थे, आइदर ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट या फिर आर्म फोर्सेस के। तो आइदर ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, या रिटायर्ड आर्मी के जो भी हो, आइदर वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हो, जनरल रह चुके हो, या फिर आईपीएस ऑफिसर, ये सारे ही रहते थे। लेकिन इस बार और सिर्फ 14 महीने आज तक, यानी 73 महीने। तो ये फर्स्ट टाइम एक तरह से देखा जाए, या ऐसे कह सकते हो सेकेंड टाइम है, जो किसी पॉलिटिशियन को, सीजन्ड पॉलिटिशियन को, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी आप समझोगे, क्योंकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उन्हें बनाया गया है। मनोज सिन्हा जो थे वो जो मोदी वन था, उसमें वो आपके ये थे, हुआ करते थे रेल राज्य मंत्री और कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इन्हें बनाया गया, लेकिन ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हार गए, ठीक है। गाजीपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, आईआईटी बीएचयू के प्रोडक्ट हैं, और ये हार गए। तो इस वजह से ये एक तरह से देखा जाए, और ये लो की प्रोफाइल रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, और कहीं ना कहीं एक आईआईटी बीएचयू से भी पढ़े हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, और लो की प्रोफाइल एंड वर्किंग गिविंग आउटपुट। तो कहीं ना कहीं देखो, अब कश्मीर में जो है शांति बहाल, और जो पॉलिटिशियन होते हैं, और ये जो ग्राउंड ये डाउन टू अर्थ पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये आशा किया जा रहा है कि वहां वो चीजों को ये कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट टू हैव सप्लाईज फ्रॉम द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। हाँ, तो ये आपका जो हो जाएगा आईटीबीपी हो जाएगा। आईटीबीपी ने, देखो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, वो कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल पे, गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जनरली देखो कि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी मशीन आ जाने के कारण, जो नॉर्मल मशीन से बना हुआ जो अदर कपड़े होते हैं, अदर क्लॉथ्स होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब के जो बने हुए मिक्स वाले कपड़े होते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं ना, कि सस्ते रिलेटिवली होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका खादी वाला कपड़ा होता है, जो कॉटन टेक्सटाइल जो प्रॉपर होता है, और खादी विलेज इंडस्ट्री जो बनाती है, तो वो रिलेटिवली कॉस्टली होता है। सारा चीजें कॉस्टली नहीं होता, लेकिन जो बहुत सारी चीजें होती हैं रिलेटिवली कॉस्टली होती है। तो वो उसको बहुत कम लोग ये डिमांड करते हैं। लेकिन जो क्या है ना, कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, इनफैक्ट देखोगे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं जो ये मोदी के आने के बाद जो है, इसका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसका जो डिमांड, उसके कपड़े जो उसके क्लॉथ्स हैं, उसके आर्टिकल्स हैं, वो उनका डिमांड ये बढ़ा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये खुशी की बात है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से आईटीबीपी है, उसने परचेज करने के लिए वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रोट नाइट्रेट। तो देखो, अब ये लगेगा कि अचानक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसका कारण ये है, इसका कारण जो है कि बेरूत बेरूत लेबनान के कैपिटल जो है, इसमें अभी एक्सप्लोजन हुआ उसमें। मोर देन, अभी तक फाइनल डेटा जो भी है नहीं आ पाया, लेकिन एटलीस्ट 150 पर्सन का किल हो गया, डेथ हो गया उनका, और मोर देन 5000 जो है इंजर्ड हैं। इनफैक्ट कुछ डिप्लोमेट भी, शायद जर्मनी के डिप्लोमेट थे, वो भी, उनका भी उस एक्सप्लोजन में डेथ हो गया। क्योंकि वो कैपिटल सिटी में, तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंट्री के कैपिटल सिटी में एम्बेसी होता है, बहुत सारे फॉरेन पर्सन वहाँ एम्प्लॉय होते हैं। तो उसमें से बहुत और भी लोग, फॉरेनर भी डेथ हो गया उनका। और इसी कारण से, और ये जो आपका विस्फोट हुआ, कहीं ना कहीं वो अमोनियम नाइट्रेट उसके लिए जिम्मेदार था। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है आपका NH4NO3। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, ऐसे भी साइंस वाले पोर्शन में आपको पूछता है। नेक्स्ट है, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखो, हमने नेशनल हैंडलूम डे इस पर अभी और भी देखा, जैसे विलेज एंड खादी ग्राम उद्योग से कौन परचेज कर रहा है, ये चीजें भी हमने देखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो आपका है, नेशनल हैंडलूम डे जो मनाया जाता है, वो आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, with reference to the online patriotic film festival, consider the following statement. It is organized by National Film Development Corporation. हाँ, सही है। द फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। हाँ, ये स्वतंत्रता दिवस जो समारोह हो रहा है, उसके अंतर्गत आता है, और ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और इसको जो मेन जो बॉडी है, वो आपका है ये चूंकि जो सेलिब्रेशन होता है, 15th डे सेलिब्रेशन, तो वो उसमें से दो मिनिस्ट्री मेन मायने रखती है। एक आपका डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, और जो आपका दूसरा है
ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इसका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आज के हो गए। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।